हेलो गाइस, वेलकम टू लॉ माइंड्स। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सब होता क्या है, किस एक्ट के अंदर आता है। आई नो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके सारे डाउट्स को आंसर कर सकूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कंडीशन एंड वारंटीज, आपको पता है कंडीशन एक स्टिपुलेशन होती है फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, एंड वारंटीज जो होती हैं वारंटीज एक कोलैटरल स्टिपुलेशन होती हैं फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हुई, देखिए जो डिफरेंस है ना इन दोनों के बीच में समझना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि ये दोनों का ये होती क्यों है और इनका पर्पस क्या है। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है ना वो इनके ब्रीच को लेकर के है कि अगर है ना कंडीशन का ब्रीच हो रहा है तो अग्री पार्टी क्या करेगी। अग्री पार्टी ऐसी सिचुएशन में जाके सिर्फ है ना अपने कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट करेगी या कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देगी, या फिर वो जाके डैमेजेस क्लेम करेगी, या वो दोनों चीज़ें भी कर सकती है अगर जो डैमेज है वो बहुत ज़्यादा ग्रेव है। और वारंटीज़ के अंदर जो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कभी भी रेपुडिएट नहीं होता है, लेकिन उसके अंदर जो भी डैमेजेस होते हैं वो उस पार्टी को, अग्रीव पार्टी को रिम्बर्स किए जाते हैं, दोबारा से दिए जाते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है वो कंडीशंस एंड वारंटीज़ के बीच में। ठीक है, अब देखिए एक्सप्रेस कंडीशंस क्या होती हैं। एक्सप्रेस कंडीशंस वो होती हैं जो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब सेल हो रहा है उसके अंदर, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है उसके अंदर पर्टिकुलरली एक्सप्रेसली क्लियरली मेंशन्ड है। ध्यान रखिएगा, एक्सप्रेसली क्लियरली मेंशन्ड है। ऐसा नहीं है कि वो मतलब कहीं पे भी मेंशन नहीं है, उसके बारे में बात नहीं है, वो मेंशन है तभी वो एक्सप्रेस्ड है। ठीक है, और दूसरी बात आती है आपकी इम्प्लाइड कंडीशंस। तो इम्प्लाइड कंडीशंस वो होती हैं जो लॉ प्रिज्यूम करता है कि है ना, क्योंकि वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट प्रेजेंट है तो इस वजह से क्या होगा, ये इम्प्लाइड कंडीशंस जो है वो प्रेजेंट हो एकदम होंगी। ठीक है, इम्प्लाइड कंडीशंस है वो है ना कंप्लीटली, है ना, आप उसको निगेट नहीं कर सकते, वेव नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा आप कब कर सकते हो, जब आप एक्सप्रेसली उस कॉन्ट्रैक्ट में वो लिख दो, उस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर दो कि है ना ठीक है, आप मुझे है ना टाइटल ऑफ गुड्स दे रहे हो, तो मतलब उसके अंदर अगर थोड़ा डिस्प्यूट है तो वो चलेगा, मुझे ये गुड्स अच्छे लग रहे हैं इसलिए मैं खरीद रही हूँ, तो दैट इज एक्सप्रेसली इफ मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल देन इट इज एक्सेप्टेबल। अदरवाइज जो है ना इम्प्लाइड कंडीशन है उनका निगेशन, उनका वेवर एक्सेप्टेबल नहीं है। वो चीज़ अगर हुई तो वहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल रेपुडिएट हो जाएगा। तो अब हम सबसे पहले मैं आपको इस चार्ट के थ्रू समझाती हूँ एकदम छोटे छोटे तरीके से कि ये सब होती क्या है। तो कंडीशन एज टू टाइटल, तो सबसे पहले जो टाइटल है, जो टाइटल ट्रांसफर करा जा रहा है इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वो अनडिस्प्यूटेड होना चाहिए। उसके अंदर ऐसा लॉ प्रिज्यूम करेगा कि जो इंसान, जो जो पार्टी है जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में अपना जो पोजेशन है वो दूसरी पार्टी को ट्रांसफ़र कर रही है, जो वो पार्टी जो गुड्स को ट्रांसफ़र कर रही है उसके पास उन गुड्स का फुल फ्लेजेड पोजेशन है, उसके अंदर कोई भी डिस्प्यूट नहीं है, वो उन गुड्स का फुल ओनर है, उसके पास फुल ओनरशिप है और उसके पास राइट टू सेल है। मतलब वो, उसके पास ये राइट है कि वो गुड्स का जो ओनरशिप है वो किसी और को ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ये आपकी कंडीशन क्या हो जाती हैं, ये कंडीशन एज टू टाइटल हो जाती हैं। राइट, तो आप इसके अंदर देख सकते हैं कि इन अ केस ऑफ सेल ही हैज़ द राइट टू सेल द गुड्स। तो सबसे पहले क्या हो गया कि उसके पास राइट टू सेल ऑफ गुड्स है। और राइट टू सेल ऑफ गुड्स कब आएगा, जब हम ये समझ लेंगे, जब हम ये देख लेंगे कि है ना उसके पास फुल एंड फ्लेजेड ओनरशिप है एंड पोजेशन है ऑफ द गुड्स का। राइट, और जहाँ पे है ना अग्रीमेंट ऑफ सेल है उसके पास उसको भी आगे प्रॉपर्टी को पास करने का भी उसके पास राइट है। राइट, तो सिंपल वर्ड्स में ये कहना चाह रहा है कि है ना कंडीशन इम्प्लाई है कि जो सेलर है उसके पास राइट टू सेल ऑफ द गुड्स है और उसके पास राइट टू पास ऑन द प्रॉपर्टी भी है एट द सेम टाइम। ठीक है, और अगर ऐसा हो रहा है कि जो सेलर का टाइटल है वो डिफेक्टिव है तो वो बायर क्या कर सकता है, वो बायर उन गुड्स को रिटर्न कर सकता है उनके ट्रू ओनर को, और है ना वो जो प्राइस है वो उनके सेलर से वो रिकवर कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप देखिए कि मैंने एक घड़ी चुराई, ठीक है, और वो घड़ी चुरा के मैंने मिस्टर एक्स को बेच दी। मिस्टर एक्स ने मुझसे वो घड़ी ले ली और मुझे पैसे दे दिए। तो इसके बीच में क्या हुआ कि है ना, आप देखिए इसका जो टाइटल है ना, पोजेशन मेरे पास है लेकिन ओनरशिप मेरी नहीं है, वो घड़ी किसी और की है। तो अगर जो मिस्टर एक्स है उनको पता चलता है कि इसका जो टाइटल है, इसका जो पोजेशन है वो डिस्प्यूटेड है, तो वो क्या करेंगे,
वो उस घड़ी को वापस कर देंगे जो ओरिजिनल ओनर होगा उस घड़ी का, और वो डैमेजेस किससे मांगेंगे, वो जो अमाउंट है वो किससे क्लेम करेंगे, वो अमाउंट मुझसे क्लेम करेंगे, क्योंकि मैंने उस घड़ी को सेल किया है और मुझे ये बात पता थी। क्योंकि देखिए जो भी गुड्स को सेल कर रहा है उसको ये बात कंप्लीटली पता होती है कि वो गुड्स का रियल ओनर है कि नहीं है, और अगर ये बात जानते हुए भी वो ऐसा कर रहा है तो जो बायर है उसके पास पूरा राइट है उस कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट करने का। अब बारी आती है सेल बाय डिस्क्रिप्शन क्या होता है। जो कंडीशन, और हम इसकी बात कर रहे हैं कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, वो क्या होती है। तो कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन ये होती है कि बहुत बार ऐसा होता है कि गुड्स जब आप खरीदते हो तो आपके पास उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक जो उस टाइम पे सैंपल, आपको सैंपल इन हैंड चाहिए, वो आपके पास होता नहीं है। तो जो है ना सेलर होता है वो बायर को क्या करता है, उन गुड्स को डिस्क्राइब करता है कि देखिए आप ये शर्ट खरीद रहे हैं, वाइट कलर की शर्ट आएगी, इस रंग के उसमें बटन होंगे, इस साइज का फिटिंग होगा, ऐसा ऐसा वो शर्ट होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि जब बायर वो गुड्स सेलर से खरीदेगा तो वो शर्ट परफेक्टली वैसी ही होनी चाहिए। अगर उस शर्ट में उस डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड या उससे हटके कुछ ऐसे वो फीचर्स हैं जो उनको नहीं चाहिए थे और जो उनके डिस्क्रिप्शन में नहीं थे, तो वो क्या करेगा, उस कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट करके अपने डैमेजेस क्लेम कर सकता है। कौन क्लेम कर सकता है, बायर क्लेम कर सकता है। अब सेल बाय सैंपल होता है। अब देखिए सिंपल सी बात है, मेरा एक गोडाउन है जिसमें मैं सेल करती हूँ बहुत सारे पेन्स या बहुत सारी शर्ट्स का एग्जांपल लेते हैं। तो मैं बहुत सारी शर्ट सेल करती हूँ। तो मेरे पास आए मिस्टर एक्स, उन्होंने मुझे शर्ट्स दी, उन्होंने मुझे सैंपल दिखाया कि ये देखिए इस तरीके की शर्ट है, इस तरीके का ये सैंपल है, और जो बाकी के जो गुड्स होंगे, रेस्ट ऑफ द कंसाइनमेंट जो मैं आपको ट्रांसफ़र करूँगा वो इस ऐसा ही होगा। तो इट हैज़ टू बी द ड्यूटी ऑफ मिस्टर एक्स टू मेक दिस थिंग श्योर कि वो जो मुझे रेस्ट ऑफ द गुड्स जो बल्क के अंदर शर्ट ट्रांसफ़र करेंगे, जो कंसाइनमेंट मुझे देंगे, वो जो सैंपल उन्होंने मुझे दिखाया उससे डेफिनेटली मैच होना चाहिए। अगर उसके अंदर जो सैंपल मुझे दिखाया गया, सपोज मैंने वाइट शर्ट का सैंपल देखा था और मैंने ऑर्डर भी वाइट शर्ट करी, लेकिन जब मुझे कंसाइनमेंट रिसीव हुआ तो वो शर्ट्स का कलर पिंक था, तो मेरे पास पूरा राइट है कि मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट करूं और मेरा जितना भी डैमेजेस मुझे लगा है उनको ट्रांसपोर्टेशन से लाने में, उनको अपने वेयर हाउस से स्टोर करने में जितना लेबर लगा है, जो भी कुछ लगा है, वो सारा मैं किससे जाके क्लेम कर सकती हूँ, मिस्टर एक्स से क्लेम कर सकती हूँ। उसके बाद आता है सेल बाय सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन। तो ये हमने दोनों बात करी कि कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन और सेल बाय सैंपल, ये इन दोनों का एक मिक्सचर है। तो देखिए क्या है, मिस्टर एक्स ने मुझे शर्ट दिखाई वाइट कलर की और उन्होंने बोला कि ये जो शर्ट है वो 34 साइज़ की है, 36 साइज़ में बस इतना सा डिफरेंस है कि वो बड़ी साइज़ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बस इतना सा डिफरेंस है, और सेम कलर रहेगा, सेम फिटिंग रहेगी, सेम स्टिचिंग रहेगी। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन मेरे को 34 साइज़ की शर्ट्स नहीं चाहिए, मुझे अब 36 नंबर की साइज़ की शर्ट्स भेजना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो नहीं भेजा, उन्होंने मुझे 34 नंबर की साइज़ की शर्ट भेज दी, 32 नंबर की साइज़ की शर्ट्स भेज दी। तो सेम यही बात है कि ये जो है ना डिस्क्रिप्शन जो मुझे दिया गया था और जो मुझे सैंपल दिया गया था उसी से मैच करना चाहिए मेरे रेस्ट ऑफ द गुड्स। ये एक इम्प्लाइड कंडीशन है उस कॉन्ट्रैक्ट की। भले ही वो चीज़ मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट को जब साइन करा तब उसके अंदर मेंशन नहीं थी, लेकिन ये इम्प्लाइड है, ये लॉ ने प्रिज्यूम कर रखा है कि अगर सेल है ना सैंपल और डिस्क्रिप्शन के साथ हुई है तो वो चीज़ क्या होगी, उस चीज़ से मैच करनी चाहिए जो मेरा बल्क का कंसाइनमेंट है। फिर बारी आती है कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। क्वालिटी और फिटनेस का ये मतलब है कि है ना जो उसकी शर्ट की हम बात कर रहे हैं तो शर्ट की क्वालिटी और फिटनेस एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। देखिए ये चीज़ सबसे ज़्यादा जो काम आती है ना वो कपड़ों में तो आती है, बिकॉज ऑब्वियसली कपड़ा अगर फट जाएगा तो ये तो उसकी कोई अच्छी क्वालिटी नहीं है। ये सबसे ज़्यादा काम आती है हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, बहुत बार ऐसे चांसेस होते हैं कि वो उनको उनको अगर उनका प्रॉपर क्वालिटी चेकअप और फिटनेस चेकअप नहीं किया गया तो उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो सकते हैं। तो द सेलर हैज़ टू मेक दिस थिंग श्योर दैट the product which he is selling has to be qualify the all the standards which are being set for quality and the fitness। अगर बायर को खरीदने के बाद उसके स्टैंडर्ड्स में कुछ भी प्रॉब्लम लग रही है तो वो बायर क्या कर सकता है, उन गुड्स को वापस कर सकता है और अपने पैसे वापस ले सकता है। उसके बाद आता है कंडीशन एज टू होलसमनेस। देखिए कंडीशन एज टू होलसमनेस की जो हम बात कर रहे थे वो ये है कि ये सबसे पहली बात तो ये ईडेबल प्रोडक्ट से ज़्यादा रिलेटेबल होती है। होलसमनेस का मतलब ये होता है, अगर मैं आपको सिंपली हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊं तो ये होता है खाने पीने योग्य। सपोज अगर मैं कोई चीज़ खरीद रही हूँ जो ईटेबल प्रोडक्ट है,
तो जो मुझे सेलर है उसको मेक श्योर करना है दैट द थिंग दैट आई एम बाइंग फ्रॉम हिम हैज़ टू बी द कैरेक्टरिस्टिक possess the characteristics of the wholesomeness. What is wholesomeness? That the thing is free from any kind of any kind of germs, और कुछ भी ऐसा उसके अंदर नहीं होना चाहिए जिसको खा करके मैं क्या हो जाऊँ, जिसको खा करके मैं बीमार हो जाऊँ. फॉर एग्जाम्पल मैंने है ना मिल्क खरीदा मिस्टर एक्स से. मिस्टर एक्स ने मुझे ऐसा मिल्क दे दिया कि उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स थे और वो मिस्टर एक्स को पता था कि ये दूध पोल्यूटेड है, इस मिल्क के अंदर प्रॉब्लम्स है, फिर भी उन्होंने मुझे वो दूध दिया, मैंने उसको कंज्यूम किया, मेरे को टाइफाइड हो गया और मेरी डेथ हो गई. तो इस वजह से ना क्या हो जाएगा कि है ना इसमें कौन लायबल हो जाएगा, इसमें मिस्टर एक्स लायबल हो जाएंगे कि ये उनकी ड्यूटी थी कि वो इस होलसमनेस को एकदम मेक श्योर करे, इसको वेरीफाई करे. कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैंने नहीं लिखा कि भैया दूध खरीदते वक्त वो दूध होलसम होना चाहिए, लेकिन ये इम्प्लाइड है, ये कहीं नहीं गई है, ये बात प्रिज्यूम्ड बाय लॉ है. और सेम बात आती है कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी. मर्चेंटेबिलिटी मतलब कि अगर मैंने बल्क में गुड्स खरीदे हैं और मैं उनको रीसेल करना चाहती हूँ तो उनका वो नेचर ऐसा होना चाहिए कि मैं उनको रीसेल कर पाऊँ. राइट, ऐसा नहीं कि है ना मतलब उनकी क्वालिटी है रीसेबिलिटी की वो तो ख़त्म ही हो जा रही है, तो फिर मैंने इतने सारे बल्क में गुड्स खरीदे तो मेरे तो वो वेस्टेज ही हो गया ना वो गुड्स. तो जो सेलर है जो मुझे गुड्स बेच रहा है उसकी ये ड्यूटी है कि वो इस चीज़ को भी मेक श्योर करे. तो ये जो 7 पॉइंट्स है ना ये मोस्टली इम्प्लाइड कंडीशंस होती हैं जो आप सेक्शन वाइज हम इनको डिस्कस करेंगे, लेकिन जो इसका जिस्ट है, जो इसका कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है. सो आई होप कि आप इससे समझ गए होंगे और अब हम इसको सेक्शन बाय सेक्शन भी पढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए. कंडीशन एज टू टाइटल सेक्शन 14 क्लॉज ए में डिफाइंड है और वो क्या है वो मैंने आपको अच्छे से बता ही दिया है. उसके बाद आता है सेल बाय डिस्क्रिप्शन जो सेक्शन 15 में डिफाइंड है, जहाँ पे ऐसा बोला है कि जो डिस्क्रिप्शन है वो एक इम्प्लाइड कंडीशन है. देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ मेंशन है जिसमें लिखा हुआ है इफ़ यू कॉन्ट्रैक्ट टू सेल पीस यू कैन नॉट कंपेल द बायर टू बाय बीन्स. मतलब अगर आपने आपने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वो साइन किया है शर्ट के लिए, वाइट शर्ट के लिए, तो आप मुझे कंपेल नहीं कर सकते कि भाई मैं तो तुम्हें पिंक शर्ट ही लूँगा, मैं तुम्हारे पैसे भी वापस नहीं करूँगा और तुमको पिंक शर्ट ही दूंगा, क्योंकि ये तुमने एक्सप्रेसली तुमने ना कंडीशन नहीं डाली थी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर. तो भाई मेरे को एक बात बताओ, ये जो कंडीशन है ना ये मैंने डाली तो नहीं थी, लेकिन ये इम्प्लाइड है. डिस्क्रिप्शन जो तुमने दिया था वो तुमने वाइट शर्ट का दिया था तो तुम्हें वाइट शर्ट ही देनी पड़ेगी. राइट. सेल बाय सैंपल, तो सेल बाय सैंपल जो है वो 17 सेक्शन में डिफाइंड है जिसके अंदर दे रखा है कि बल्क जो है वो कॉरस्पॉन्ड करना चाहिए सैंपल की क्वालिटी के साथ, जैसा कि मैंने आपको बताया, और रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. सपोज मिस्टर एक्स ने जो मुझे शर्ट का कंसाइनमेंट दिया उसमें बोला कि चलो चलो जल्दी जल्दी चेक कर लो सैंपल और मेरे पास तो इतना टाइम है. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. उनको मुझे रीजनेबल टाइम देना पड़ेगा ताकि जो मेरा पूरा कंसाइनमेंट है, क्योंकि बल्क में ऑर्डर्स होते हैं, वो है ना कोई 10 शर्ट तो नहीं है कि मैं 1 सेकंड में चेक कर लूँ, वो 500 शर्ट्स होंगी या 1000 शर्ट्स होंगी या एज पर द नीड ऑफ द सेलर बायर होंगी. तो इसके अंदर उनको ना एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो उन सैंपल के साथ वो जो बल्क का ऑर्डर है उसको कंपेयर कर सके. अब मैंने आपको बताया सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन है, तो वो सेक्शन 15 के अंदर डिफाइंड है कि वो जो गुड सप्लाइड है वो डिस्क्रिप्शन और सैंपल दोनों से मैच करना चाहिए. अगर वो उनसे टैली नहीं कर रहा है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन से या कुछ भी ऐसा है, तो बायर के पास क्या राइट है कि वो रेपुडिएट कर सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट को. कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, ये सेक्शन 16 सब क्लॉज 1 में डिफाइंड है. आपको मैंने बताया कि ऐसी इम्प्लाइड कंडीशन है कि वो जो है ना वो गुड्स जिस पर्पस के लिए सेल हो रहे हैं उसकी क्वालिटी और फिटनेस उस पर्पस के लिए एकदम फिट होनी चाहिए. ठीक है, रीजनेबल फिटनेस होनी चाहिए उन गुड्स की. जो पर्टिकुलर पर्पस मे बी इम्प्लाइड इफ द बायर हैड मेड नोन टू द सेलर द पर्पस फॉर दिस. देखिए इसका कहने का मतलब ये है कि है ना पर्टिकुलर, जैसे सपोज मैंने प्रेस खरीदी है, ठीक है, प्रेस खरीदी है वो कपड़ों को प्रेस करने के लिए, तो वो तो मतलब उसका पर्पस है ही, वो तो मुझे पता है. लेकिन अगर उस प्रेस में कुछ और ऐसी क्वालिटीज़ है जो थोड़ी डिफरेंट है, तो जो उसको कुछ और प्रोडक्ट भी बना रही है, तो वो जो सेलर है उसको ये चीज़ मुझे इंटीमेट करनी पड़ेगी कि देखिए इससे ये भी हो सकता है. अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास राइट आ जाएगा कि मैं कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकूँ. So there is an implied condition of the part of the seller that the goods supplied shall be reasonably fit for the purpose for which the buyer wants them. तो मतलब अगर मैंने प्रेस खरीदी तो कपड़ों को प्रेस करने के लिए वो प्रॉपरली आयरन होनी चाहिए. ठीक है, मतलब मैंने आयरन खरीदी और वो आयरनिंग का काम ही नहीं कर रही है, तो फिर क्या ही मतलब हुआ मेरा आयरन खरीदने का. राइट. तो है ना बायर को क्या करना चाहिए कि वो सेलर को पर्टिकुलर पर्पस बताए कि उसको गुड्स क्यों चाहिए. कि मैं
शॉपकीपर को जाके बताऊँ कि देखो हमारे घर में कपड़े हैं, मुझे उनको आयरन करना है, तो तुम मुझे क्या करो, मुझे आयरन दो। कपड़े हैं तो ऑब्वियसली बात है आयरन तो कपड़ों को ही करोगे, तो मुझे एक आयरन चाहिए, आई वॉन्ट टू आयरन माई क्लोथ, तो दैट इज़ माई स्पेसिफिक पर्पज। और इस चीज़ के लिए मुझे क्या चाहिए, इस चीज़ के लिए मुझे आयरन चाहिए। ठीक है, अब उसको क्या करना है, उसको रिलाई करना है स्किल और जजमेंट ऑफ द सेलर पे। सपोज उन्होंने मुझे बोला कि आप, नो ऑफेंस टू एनी पर्टिकुलर ब्रांड, आई एम जस्ट टेकिंग इट एज एन एग्जाम्पल, कि है ना इस ए ब्रांड की जो आयरन है ना वो बहुत अच्छी है, और जो बी ब्रांड की आयरन है ना वो ओके है, ओके इस टाइप से की है कि आप थोड़ा टाइम निकाल सकते हो, और सी ब्रांड की आयरन तो इतनी अच्छी है कि इसकी कोई कंप्लेन नहीं आ रही, साल भर से बढ़िया चल रही है। तो इसके अंदर जो मेरा जो रीजनेबल वो है कि अगर मेरे फिट हो रहा है बजट के अंदर सी ब्रांड की आयरन और वो एकदम परफेक्ट है, तो मेरे को उस पर रिलाई करना चाहिए और वो सी वाली आयरन ही खरीदनी चाहिए। ठीक है, और इसमें थर्ड पॉइंट मेंशन है कि द गुड्स मस्ट बी ऑफ अ डिस्क्रिप्शन डेल्ट इन बाय द सेलर वेदर ही बी अ मैन्युफैक्चरर और नॉट। तो उसको मुझे सब बताना पड़ेगा उस आयरन से रिलेटेड कि देखिए इसका स्विच ऐसे लगेगा, इसमें इतने मोड्स हैं, आप इसमें कॉटन को इसके यहाँ से डायल घुमाएंगे तो कॉटन आयरन होगा, यहाँ से घुमाएंगे तो सिल्क आयरन होगा, ये सारी चीज़ें उसको मुझे बतानी होगी। भले ही उसने उसको मैन्युफैक्चर नहीं किया, लेकिन उसकी ड्यूटी है कि वो सारे फैक्ट, सारी चीज़ें, उसका प्रोडक्ट का सब कुछ मेरे सामने डिस्क्लोज करे। आपने ऑब्वियसली देखा ही होगा जब भी आप कुछ ऐसा आप कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स का है या कुछ ऐसा आइटम है जो मतलब बहुत ही एक यूजफुल आइटम है, तो उसका जो डिस्क्रिप्शन होता है वो ऑब्वियसली आपके सामने जो सेलर होता है वो पूरे तरीके से रख देता है, ताकि आप किसी भी तरीके के धोखे में ना रहो। और अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है ना, तो फिर आपके पास राइट क्या आ जाएगा, उस कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट करने का। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन्ड है कि इन सम केसेस द पर्पस मे बी एज सर्टेन फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज और फ्रॉम द नेचर ऑफ द गुड्स सोल्ड। Where the goods can be used for only one purpose, the buyer need not to tell the seller the purpose for which he requires the goods. For example, देखिए मैंने एयर फ्रायर खरीदा, एयर फ्रायर का सिंपल काम है एयर फ्रायर करना, तो वो तो उसको मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि, और दूसरा हम आयरन का एग्जांपल ले रहे थे तो उसको मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस आयरन से आपको क्लोथ्स आयरन करने हैं, राइट। वो मतलब ये तो इम्प्लाइड है, ये तो मुझे पता है, लेकिन अगर उसको और काम है तो वो मुझे बताएगा। लेकिन जो उसका नेचर ऑफ गुड है वो वही आयरन करना ही नेचर ऑफ गुड है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ मुझे वो डिस्क्लोज करे। ठीक है, फिर कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी जो हमने डिस्कस किया वो सेक्शन 16 क्लॉज सब क्लॉज 2 के अंदर मेंशन्ड है कि जो डिस्क्रिप्शन के साथ जो सेलर ने जो डिस्क्रिप्शन दिया है उन गुड्स का, तो वो इम्प्लाइड कंडीशन है कि उनकी क्वालिटी होनी चाहिए, उनकी मर्केंटेबल क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, कंडीशन एज टू होलसमनेस भी हमने डिस्कस किया कि जो ईटेबल्स हैं उनके रिगार्डिंग ये प्रोविजन है कि है ना वो जो गुड्स हैं वो होलसम भी होने चाहिए। ठीक है, और मर्केंटेबिलिटी के साथ भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। अब बारी आती है इम्प्लाइड वारंटी की। तो जैसा मैंने आपको बताया कि वारंटी क्या होती है, कोलेटरल टू कंडीशन होती है, और अगर इसका फुलफिलमेंट नहीं होता है तो आप कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट नहीं करेंगे, आपसे डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। तो जैसा हमने प्रीवियस उसमें डिस्कस किया था, हम इसके अंदर भी सेम इस चार्ट को देखते हुए पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम उसको सेक्शन बाय सेक्शन पढ़ेंगे। तो वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजीशन, देखिए मैंने उसमें आपको बताया था ट्रांसफर करने का टाइटल होना चाहिए, सिमिलरली इसके अंदर अनडिस्टर्ब पोजीशन होना चाहिए। अनडिस्टर्ब पोजीशन मतलब कि मैंने एक कार खरीदी मिस्टर एक्स से मैंने कार खरीदी, और मिस्टर एक्स ने क्या किया, मुझे जो कार दी वो महीने भर बाद मेरे पास एक नोटिस आया ट्रैफिक पुलिस का कि आपकी इस कार पे इतना चालान ड्यू है, और अगर आपने इसको पे नहीं किया तो फिर आप अपनी कार को यूज़ नहीं कर सकते। तो जब जिस डेट का जो नोटिस है, मतलब जिस दिन चालान कटा है, वो उस टाइम पे तो जो गाड़ी का पोजीशन और ओनरशिप था वो तो मेरे पास था ही नहीं, वो किसके पास था, मिस्टर एक्स के पास। तो ये मिस्टर एक्स की ड्यूटी है कि है ना अगर वो उस पोजीशन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो अनडिस्टर्ब्ड होना चाहिए, उसमें कोई भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से मुझे कुछ कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े। तो इसके अंदर अगर मैं वो चालान का अमाउंट भर देती हूँ तो मेरे पास पूरा राइट आ जाएगा उस चालान के अमाउंट को मिस्टर एक्स से रीएम्बर्स करने का, कि तुमको पता था और तुमने जानबूझ के ऐसा पोजीशन मुझे ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद आती है बात वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्ब्रेंसेस। मतलब ऐसा है कि देखिए अगर वो गाड़ी जो मिस्टर एक्स ने मुझे भेजी उसके ऊपर अगर कोई लोन्स है ना, तो वो लोन अगर मैं पे कर रही हूँ उनकी इंस्टॉलमेंट, तो मेरे पास यहाँ राइट अराइज हो जाएगा कि मैं सारे डैमेजेस किससे जाके रिइंबर्समेंट मांगू, उसका मिस्टर एक्स से। डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स, देखिए अगर गुड्स का कोई नेचर ऐसा है कि जो मतलब डेंजरस है, तो ये ड्यूटी है किसकी, सेलर की, कि वो उसको डिस्क्लोज करे।
और वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड, मतलब वो एकदम जो प्रोडक्ट मैं खरीद रही हूँ वो एकदम फिटनेस उसका परफेक्ट है और एकदम जो क्वालिटी है वो अप टू द मार्क है, राइट। जैसा कि आपको पता है कि इम्प्लाइड वारंटीज भी वही होंगी जो है ना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर प्रॉपरली मेंशन नहीं होंगी, लेकिन वो क्या होंगी, वो है ना उसका एक पार्ट होंगी जो लॉ प्रिज्यूम कर लेगा। और अगर ऐसा है, देखिए कि इसके अंदर भी ऐसा है कि अगर इम्प्लाइड आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर से बाहर निकालनी है तो आप क्या कर सकते हो, आप एक्सप्रेसली ऐसा प्रोविजन उसके अंदर डाल सकते हो, ठीक है। नाउ आप अगर इसको रीड करेंगे तो है ना इसके अंदर दिया हुआ है कि बट द लॉ प्रिज्यूम दैट द पार्टीज हैव इनकॉर्पोरेटेड इट इनटू देयर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो मेंशन नहीं है लेकिन वो लॉ क्या अज्यूम करेगा कि वो पार्टीज ने उसको इनकॉर्पोरेट किया है अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू नो दैट implied warranties are read into every contract of sale unless they are expressly excluded by the express agreement of the parties. They may also be excluded by the course of dealing between the parties or by usage of trade। जैसा मैंने आपको बोला कोर्स ऑफ डीलिंग और यूसेज ऑफ ट्रेड में आप उसको क्या कर सकते हो, वो एक्सक्लूड कर सकते हो। अब हमने इस सब को डिस्कस किया, अब हम सिर्फ इसके अंदर सेक्शन डिस्कस करेंगे कि जो अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन की बात है वो 14 क्लॉज बी के अंदर दे रखी है, राइट। वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्बरेंसेस है, वो सेक्शन 14 क्लॉज सब क्लॉज सी में के अंदर मेंशन्ड है, ठीक है। ये हम एक बार पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर दे रखा है कि एन इम्प्लाइड वारंटी दैट द गुड शैल बी फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और इनकम्बरेंस, मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए फ्रॉम एनी थर्ड पार्टी। देखिए एक्स से मैंने गाड़ी खरीदी, गाड़ी मेरे पास आई, तो जो बैंक है वो तो थर्ड पार्टी हुआ ना, तो उसका चार्ज है, उसका लोन है, तो वो क्या हो जाएगा, वो है ना बायर को, है ना उसको सेलर को बायर को डिस्क्लोज करना ही होगा, वो वारंटी उसके साथ है ही, ठीक है। उसके बाद वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड, ये भी हमने पढ़ लिया। अब इसके अंदर देखिए कैवेट टेम्पटर का रूल अप्लाई होता है, वो होता है लेट द बायर बी अवेयर। तो इसके अंदर ड्यूटी बनती है एक सेलर की कि वो बायर को सारी इन्फॉर्मेशन दे, जागो ग्राहक जागो, सो कैवेट टेम्पटर इज लाइक दैट, लेट द बायर बी अवेयर। डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स, अगर डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स है तो आपको क्या करना है, उनको अच्छे से डिस्क्लोज करना है। अगर वारंटी का ब्रीच है तो आप उसके डैमेजेस पे करने के लिए लायबल भी हो जाओगे। अब हम ये दो केसेस डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर ऐसा है कि प्रीस वर्सेस लास्ट का ये केस है, जिसके अंदर क्या हुआ था, पी ने एक हॉट वाटर बॉटल परचेज करी थी एक रिटेल केमिस्ट के साथ, ठीक है। उन्होंने उसको पूछा कि क्या वो बॉइलिंग वाटर उसमें स्टैंड कर सकती है, तो केमिस्ट ने बोला कि जी हाँ, बॉटल जो है वो हॉट वाटर बॉटल है, तो वो हॉट वाटर है उसको होल्ड करेगी। तो जब उन्होंने वो हॉट वाटर बॉटल उनको अपनी वाइफ के यूसेज के लिए दी, तो उनकी वो बॉटल है वो बर्स्ट हो गई और उनकी वाइफ को सीवियर इंजरीज हुई। तो इसके अंदर क्या हुआ, केमिस्ट को लायबल हेल्ड किया गया, क्यों, क्योंकि उसको पता था कि वो जो पर्पस है वो उसका हॉट वाटर बॉटल है, तो वो उसको अच्छे से उनको बताना चाहिए था। उसके बाद एक केस है बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस आगा मोहम्मद। इसके अंदर क्या हुआ था, टिम्बर परचेज किया गया था, एक्सप्रेसली उसका पर्पस क्या था कि वो रेलवे स्लीपर्स बना सके, लेकिन जब उस टिम्बर को असलियत में यूज़ किया गया रेलवे स्लीपर्स बनाने के लिए, तो वहाँ पे कोई स्लीपर्स उससे नहीं बन पाए क्योंकि वो अनफिट था उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए। इसलिए कोर्ट ने क्या किया कि ये कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइडेड डिक्लेयर कर दिया और सारे डैमेजेस क्या करे, रीइंबर्स कर दिए। सो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एंड तक इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लॉ माइंड्स। अगर ये वीडियो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सका हो तो प्लीज़ लीव योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड वी वुड लव टू आंसर ऑल योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच।